गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा इतिहास का अगला सेशन है और माफ कीजिएगा कि आपको कुछ दिनों से हम क्लास नहीं दे पा रहे थे। इसका कुछ रीजन था कि हम थोड़ा बीमार हो गए थे। ठीक है जी, चलिए तो अब हम कंटिन्यू आपको भैया आज से हम कंटिन्यू आराम से तसल्ली से अब इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो जी, शरीरे है आज ना कल कोई सब बीमार पड़ ही जाता है, ऐसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है। अच्छा, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ा दिए थे, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ा दिए थे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, पाषाण क्या अर्थ क्या होता है। और इतिहास का हम एक इतिहास का भैया हम पाषाण काल यानी पाषाण काल बोले तो हम प्राग इतिहास काल पढ़ना चालू कर दिए थे। प्राग इतिहास काल, प्राग इतिहास के बारे में हम प्राग इतिहास काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसी प्राग इतिहास काल को पाषाण काल भी कहा गया है। इसी प्राग इतिहास काल को पाषाण काल कहा गया है। और इसी पाषाण क्यों कहा गया है, क्योंकि प्राग इतिहास काल में खाली आपका क्या मिला है जी, तो आपका मिला है खाली पत्थर मिले। ठीक है, इतना आप लोग को समझा दिए थे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी मन लगा के पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल हम घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हम तसल्ली से आराम से समझते हुए चलना। ठीक है, और आपको हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना के देते हैं कि ताकि आप तसल्ली से पढ़ सके और आराम से समझ सकते हैं। अच्छा, आपको ये रखे नहीं आप 1 घंटा 1.5 घंटा का क्यों नहीं बनाते, अरे भैया मूवी बना देंगे, पर छोटा छोटा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो बिगनर बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो आराम से समझ सकते हैं, आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी आराम से आपको पढ़ना है, कोई हम बिल्कुल दिमाग में कोई किच पिच कुछ नहीं लाना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ऐसे अपने भारत देश का भी माहौल बहुत गर्म है जी, अभी चुनाव चल रहा है और आज तो 4 तारीख है, मेरे ख्याल से 4 तारीख है और इलेक्शन का काउंटिंग चल रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो अपना देश है ना, अपना भारत देश है, इसको कभी भी नेता के भरोसे मत छोड़िएगा जी। नेता के भरोसे देश को कभी मत छोड़िएगा। देश हमारा है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। किसी भी नेता के भरोसे अपने देश को कभी नहीं छोड़ना है। इस देश को फिर दोबारा एक बार अखंड भारत बनाना है। और अखंड भारत बनाना क्या है जी, अखंड भारत बनने की ओर निकल पड़ा है अपना देश। और एक छोटा सा जापान देश इतना तरक्की कर सकता है, ये तो भैया भारत है, भारत ये कितना करेगा। वहां पर 5-10 आदमी मिलकर इतना तरक्की कर दिया है, यहाँ तो 125 करोड़ की जनसंख्या है जी। अब ये देश कितना तरक्की करेगा ये सोचिए। परंतु रीजन क्या है पता है, अपने देश की जितना भी युवा सब है, जितना भी अपने देश की युवा सब है, युवा क्या, अरे युवा हो या कोई भी हो, सब नेता का चमचा बन गया है। अरे नेता के चमचा से बाहर निकलिएगा तब ना देश के प्रति कुछ सोचिएगा। और हमेशा याद रखिएगा भैया, अगर कुछ किसी चीज से प्रेम करना है तो अपने देश से कीजिए, अगर कुछ बनना भी है तो अपना देश प्रेमी बनिए। और नेता के भरोसे अपने देश को कभी नहीं छोड़ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेता पेता कुछ नहीं करता ही देश के लिए जी। जो करना है हमको करना है और खुद से करना है, और ये दोबारा इस भारत को अखंड भारत बनाना है। ठीक है, इस नेता के प्रति कभी भी देश को नहीं छोड़िएगा। जो करना है देश के लिए खुद करेंगे, अब खुद इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। और हम क्या पढ़ रहे थे जी, इतिहास काल। क्या पढ़ रहे थे, इतिहास काल। और याद रखिएगा कभी नेता का चमचा मत बनिएगा। एक जमाना था कि भारत पता है गुलाम क्यों हुआ था, भारत गुलाम इसलिए हुआ था चमचाओं के वजह से। और दोबारा भारत उसी रास्ते पर निकल गया है, क्योंकि भैया फिर से अपने देश में चमचाओं की कमी नहीं, चमचा फिर से दोबारा आ गए हैं। और फिर से हमको लगता है कि भैया दोबारा भारत को कहीं गुलाम ना बना दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी चमचागिरी नहीं जी। जो करना है नेता के भरोसे मत छोड़िएगा, जो करना है देश के लिए खुद करना है। ठीक है, चलिए अब हम इतिहास पढ़ते हैं। और इतिहास के बारे में भैया इससे पहले आपको क्या क्या बता दिए थे, आप जाके देख लीजिएगा, आप जाके देख लीजिएगा। और हम पाषाण के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में यह भी आया होगा कि पाषाण काल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अपने भारत में कैसे पता चला। अरे वो व्यक्ति थे, ठीक है, रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने पाषाण के बारे में सबसे पहली बार भारत में मद्रास से खोजा था। और वहां के स्थलों से, मद्रास के स्थलों से हड्डी उड्डी मिला था, उसी से चेक करके पता चला था कि भैया भारत में भी पाषाण काल के लोग रहते थे। इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब भैया हम पाषाण में हम जो जो पढ़ लिए उससे हम आगे चलते हैं। और एक चीज आप लोग का डाउट रह गया था, एक चीज ये डाउट रह गया था कि कोई भी पुराना चीज मिलता है उसके बारे में कैसे पता कर लेते जो इतना पुराना है, इतना साल पहले का है। देखिए, तो पहला बात हम आपको वो बता देते हैं कि कैसे पता चलता है कि ये इतना साल पुराना है। सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक पद्धति होता है, पद्धति बोले तो सिस्टम। एक पद्धति होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन रेडियो पद्धति या रेडियो कार्बन पद्धति, जिसको हम बोलते हैं रेडियो कार्बन पद्धति। एक पद्धति होता है जी जिसको हम बोलते हैं रेडियो कार्बन पद्धति, उसको शॉर्टकट में कहते हैं हम C14। क्या कहते हैं जी? C14। आज हम पूरा का पूरा बात करेंगे जी C14 के ऊपर, पूरी की पूरी हम बात करेंगे जी C14 के ऊपर कि C14 होता क्या है। हम क्या कह रहे हैं सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि कैसे पता चलता है कि ये जो आपका ये मार्कर जो है कितना साल पुराना है, कैसे पता चल गया कि कितना साल पुराना है। तो याद रखिए, दुनिया में जितना भी चीज है ना, इस दुनिया में भैया जितना भी चीज है, हर एक चीज के अंदर में कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? कार्बन पाया जाता है। दुनिया में जितना भी चीज है, हर एक चीज के अंदर में कार्बन पाया जाता है। और कार्बन का शॉर्टकट में हम लिखते हैं C14 पद्धति। थोड़ा सा आपको साइंस में लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का समझिएगा। देखिए, हम क्या बोले कि हर एक चीज में कार्बन होता है। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि ये शरीर है, शरीर के अंदर में कार्बन है ना जी। तो देखिए, कार्बन का दो रूप होता है, कार्बन का दो रूप होता है। एक होता है आपका C12 और एक होता है आपका C14। ठीक है जी, एक होता है आपका C12 और एक होता है C14। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं जी हम? कार्बन रेडियो पद्धति या रेडियो कार्बन पद्धति, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। ठीक है जी। कैसे पता चल करते हैं कि कोई चीज कितना पुराना है? तो इस दुनिया में हर एक चीज के अंदर में क्या पाया जाता है जी? कार्बन पाया जाता है। और उसी कार्बन का हम क्या करते हैं जी? टेस्ट करते हैं कि कार्बन कितना बचा हुआ है। अब कैसे करते हैं आपको समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, हर एक चीज के अंदर में क्या क्या मिलेगा जी? C12 और C14। C मतलब कार्बन, C मतलब कार्बन। अब 12 और 14 क्या है कि केमिस्ट्री के बच्चा को अच्छे से पता होगा कि 12 और 14 होता क्या है। तो C12 और C14 पाया जाता है हर एक चीज के अंदर में। होता क्या है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है, यानी कि इंसान जब जिंदा रहता है, जब तक जिंदा रहता है, तो ये दोनों स्टेबल रहते हैं। स्टेबल मतलब कि C12 भी और C14 भी, C12 और C14 दोनों बराबर रहते हैं, दोनों स्टेबल रहते हैं। ठीक है जी। जब तक वो यूज में आ रहा है, जब तक वो यूज मतलब कि जब तक वो यूज में आ रहा है, तो दोनों क्या है जी? स्टेबल है। दोनों क्या है जी? स्टेबल है। C12 भी C14 भी, C12 भी कार्बन का रूप है और C14 भी कार्बन का रूप है, दोनों स्टेबल रहता है। पर जैसे ही कोई चीज काम में लेना उसका हम बंद कर देते हैं, उपयोग में लेना हम उसका बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि C14 घटने लगता है। क्या होता है जी? C14 घटने लगता है। क्या होता है जी? C14 घटने लगता है और C12 स्टेबल रहता है। इतना समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? बात सुनिए, कैसे पता करते हैं कि कोई चीज कितना पुराना है? तो कहिएगा हम C14 की मदद से। किसकी मदद से? C14 की मदद से। बोले तो रेडियो कार्बन पद्धति के मदद से। कोई भी चीज कितना पुराना है हम कैसे पता करते हैं? तो रेडियो कार्बन पद्धति के मदद से हम ये पता कर लेते हैं कि पेल्सिन जो है कितने साल पहले का है। समझ में आ रहा है बात जी? ये शरीर यानी कि हड्डी जो है, कंकाल जो है, कितने साल पहले की है। ठीक है जी। क्यों जी? हम कार्बन को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बन हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है। हर एक चीज, जितना भी आप नजर उठा के देख लीजिए अपने अगल बगल में, हर एक चीज में आपको क्या मिलेगा जी? कार्बन मिलेगा। इतना समझ में आ गया? आप समझते हैं कोई चीज जब तक हम प्रयोग में लेते रहते हैं, जब तक भैया दोनों क्या रहता है? स्टेबल रहता है। और जैसे इसका प्रयोग करना छोड़ देते हैं तो एक वो चीज घटने लग जाता है, जैसे कि C14 घटने लगता है। इसी विधि को हम बोलते हैं C14 विधि भी बोलते हैं। आप समझिए कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये शरीर था, ये कोई शरीर था और इसका जब तक प्रयोग होता रहा, जब तक इस दोनों में क्या था जी? C14 और C12 बिल्कुल क्या था जी? हमारा तो बराबर था। और इस शरीर का प्रयोग होना बंद हो गया। अब मान लेते इसको माटी में दफन कर दिया गया, तो इसमें से C14 धीरे धीरे C14 की कमी होने लगी। अब कैसे कमी होने लगती है तो आपको इस साइंस से पता चलेगा। ठीक है। तो हम अनुमान मान लेते हैं कि एक कार्बन को खत्म होने में 100 साल लगता है। मान लेते हैं कि एक कार्बन को खत्म होने में कितना लगता है जी? 100 साल लगता है। और किसी भी शरीर में मान लेते हैं कि 500 कार्बन है। कितना है जी? हमें 500 C14। कितना है जी? 500 C14।
C14 है, और एक कार्बन खत्म होने में कितना लग रहा है जी हमारा 100 साल लग रहा है। कितना लग रहा है जी 100 साल लग रहा है। अब इसमें टोटल कितना है जी 500 कार्बन है, ठीक है जी, और एक कार्बन खत्म होने में कितना लग रहा है 100 साल लग रहा है। 500 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 कार्बन है, चलिए 10 गो कार्बन है, और एगो कार्बन खत्म होने में लग रहा है 100 साल। अब मान लेते कहीं से ये कंकाल निकला, कहीं से ये कंकाल निकला, और कंकाल निकला तब कैसे पता करेंगे कि कितना साल पुराना है? तो इसका हम कार्बन टेस्टिंग करेंगे, इस कंकाल का हम कार्बन टेस्टिंग करेंगे, अब पता करेंगे कि इसके अंदर में कार्बन कितना है, कौन सा कार्बन C14 कितना है। तो अनुमान माने थे कि हमारा 10 गो क्या था जी, हमारा 10 गो कार्बन था। अब इसका हम टेस्टिंग किए तो हमें पता चला कि इसमें ना बस 7 गो कार्बन बचा है। कितना बचा है जी हमारा C14? 7 गो बचा हुआ है, यानी कि इसमें से 7 गो था, 10 गो था, 10 गो पर अब 7 गो बचा, यानी 3 गो खत्म हो गया है। तो हम क्या कहते हैं कि एगो खत्म होने में 100 साल लगा, तो 3 गो खत्म होने में 300 साल लगा, यानी कि ये बॉडी कितनी साल पुरानी है? तो 300 साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी है? 300 साल पुरानी है। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। देखिए हम कैसे पता करते हैं कि पुराना चीज कितने साल पहले का था? तो हम रेडियो कार्बन पद्धति से हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कैसे जी? तो हर एक चीज में C14 और C12 स्टेबल रहता है। कब तक? जब तक उसका यूज हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा पेल्सिन है, जब तक हम इसका यूज कर रहे हैं जब तक इसमें C14 C12 स्टेबल है। जैसे इसको हम छोड़ दिए, माटी में दब गया, दफन हो गया, तो इसमें से C14 कम होने लगेगा। अब मान लेते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि 50 गो कार्बन है। कितना कार्बन है जी? 50 गो कार्बन, और एगो कार्बन खत्म होने में लग रहा है मान लेते हैं 10 साल। अब मान लेते हैं इसमें से 5 गो कार्बन खत्म हो गया। अब इसमें कहीं धरती से निकाले और इसका कार्बन टेस्टिंग किए तो पता करा कि भैया इसमें 50 गो था और 10 गो खत्म हो गया, तो अब कितना 40 गो बचा है, यानी कि एगो कार्बन खत्म होने में लगा जी 10 साल। तो अब ये बताइए कि 10 गो कार्बन यानी कि 100 साल पुराना हुआ है। कितना हुआ जी? 10 गो कार्बन, इसमें 50 गो था, 10 गो खत्म हो गया, एगो खत्म होने में 10 साल, तो 10 गो 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यानी कि इसमें 40 गो बचा हुआ है, 10 गो खत्म हो गया है, तो यानी कि टोटली कितने साल पुराना है जी? तो हमारा 100 साल पुराना है। ठीक है जी, ऐसे चेक करते हैं। बाकी इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि कोई भी पुरानी वस्तुओं की तिथि कैसे निकाली जाती है? तो कार्बन रेडियो पद्धति से। कैसे जी? कार्बन रेडियो पद्धति से निकाली जाती है। इतना आप लोग को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। आइए, अच्छा अब बात करते हैं कि कार्बन रेडियो पद्धति की खोज किसने करी। तो कार्बन रेडियो पद्धति की खोज करी थी भैया एक अमेरिका के रसायन शास्त्री ने, एक अमेरिका के रसायन शास्त्री ने। ठीक है जी, इस कार्बन रेडियो पद्धति की खोज किसने करी? तो अमेरिका के रसायन शास्त्री ने, जिनका नाम था जी, बहुत बड़ा नाम है, आपको शॉर्टकट याद रखना है, लिब्बी। क्या नाम था जी आपका? लिब्बी। ठीक है जी, ऐसे इसको कहते हैं हम फ्लैंक लिब्बी कहते हैं। आप लोग लिब्बी याद रखिए। कितना याद रखिएगा नाम जी? बस खाली लिब्बी याद रखिए। तो कार्बन रेडियो पद्धति की खोज किसने करी? तो लिब्बी ने करी। कब करी जी? तो किया था इन्होंने 27 फरवरी को। कब जी? 27 फरवरी को, 27 फरवरी 1940 को किया था। ठीक है जी, इतिहास में पुराने चीजों के बारे में हम कैसे पता करते हैं कि कितना साल पुराना है? तो सीधे आपसे कोई पूछ ले तो बोलना कि भैया हम रेडियो कार्बन पद्धति से पता करते हैं, C14 को हम चेक करके पता करते हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा, इस C14 पद्धति की खोज किसने करी थी? तो लिब्बी साहब ने करी थी। लिब्बी साहब कौन थे? तो अमेरिका के एक रसायन शास्त्र थे। कब करी थी? तो 27 फरवरी 1940 में करी थी। इतना बात आपको ध्यान में रहेगा। फिर से सुनिए, इतिहास में पुरानी चीजों के बारे में कैसे पता करे कि भैया ये इतनी साल पुरानी है? तो सीधे अगर आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि रेडियो कार्बन पद्धति से भैया हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। उसका C14 चेक करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये पेल्सिन, ये घड़ी कितनी साल पुरानी है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अब समझिए, इस कार्बन रेडियो पद्धति की खोज किसने करी? लिब्बी साहब ने करी। किसने करी? लिब्बी साहब ने करी। कब करी? 27 फरवरी 1940 को। ठीक है, कब किया जी? 27 फरवरी 1940 को। पर इसको
सहमति यानी कि इसको अपनाया कब गया, तो 1947 को अपनाया। कब गया, 1947 को। खोज तो हो गया था 27 फरवरी 1940 को, पर अपनाया गया इतिहासकारों ने इसको अपनाया 1947 को। इतना बात आप लोग को याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, लिब्बी साहब को इसीलिए इनको एक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है जी, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला था, तो 1960 को मिला था। इतना आप लोग को ध्यान में रहेगा जी, कोई दिक्कत, फिर से सुनिएगा जी। अच्छा, फिर से सुनिए, इतिहास में पुरानी यानी कि कोई भी, इतिहास की छोड़िए, कोई भी पुराना चीज धरती के अंदर से यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य निकला, तो कैसे पता करेंगे कि कितना साल पुराना है। अगर कैसे पता करना है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि C14 की मदद से, रेडियो कार्बन पद्धति की मदद से। ठीक है, इसकी खोज किसने करी, तो लिब्बी साहब ने करी। कब करी, तो 27 फरवरी 1940 को, 27 फरवरी 1940 को, पर इसको अपनाया गया 1947 में। इसीलिए लिब्बी साहब को 1960 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला जी, नोबेल पुरस्कार मिला। इतना याद रहेगा, क्या मिला था जी, नोबेल पुरस्कार मिला था। कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको यह भी समझ में आ गया कि ईसा और ईस्वी में क्या अंतर होता है, दोनों डेट में क्या अंतर होता है, पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं, और किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य कितने साल पुराना है उसकी डेट कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। चलिए जी, अब हम लोग आराम से पढ़ते रहते हैं। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा जी, भारत को दोबारा फिर अखंड भारत बनाना है, समझे जी। इस भारत को दोबारा फिर अखंड भारत बनाना है, और ये अखंड भारत की शुरुआत अभी से हो चुकी है। ठीक है, कहिएगा कैसे। अच्छा, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि अखंड भारत कैसे बनेगा पता है, जब हम लोग अपने आप में सुधारेंगे तब। कैसे जी, अगर आपसे कोई पता पूछे ना कि आपका घर कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, तो कभी भी ये मत बोलिए कि हम यूपी, बिहार, पंजाब, केरला, तमिलनाडु यहाँ से है ना जी, ना। उनको ऐसे बोलिए कि हम भारत देश के एक छोटे से स्थल, यूपी, बिहार कोई भी जगह है, तो भारत के हम छोटे से स्थल, इस राज्य के, इस डिस्ट्रिक्ट के हम निवासी हैं। यानी कि पता कोई पूछे तो उससे पहले वर्ड यूज करना है आपको भारत, समझे। कभी भी गूगला या फेसबुक या कहीं भी अगर बाय द वे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर अगर आप कुछ मंगाइएगा ना, तो आप सिर्फ ये एड्रेस आपको यूज करना है आज से जी। क्या यूज करना है जी, कि हम, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया अपना एड्रेस बताइए, तो आपको ऐसे बताना है कि मैं भारत देश के एक छोटे से स्थल, यानी कि जो भी राज्य है उस राज्य का नाम, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। यानी कि पता बताने से पहले भारत वर्ड को यूज करना है, समझे जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे भी गाना सुने होंगे आप लोग, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये बात बिल्कुल हकीकत है, ये देश में वीर और जवान भी है, और अलबेला और मस्ताना दोनों भी है जी। तो देश में ना प्रतिभा की कभी कमी नहीं है, बस वही है कि प्रतिभा की कमी नहीं है भाई, वही नेता सब ना, सबको हम चट्टू बना के छोड़ दिया है, समझे जी। चट्टू मतलब समझते होंगे, ठीक है, हम फलना के तो हम फलना के तो हम चिलना के, उस चट्टू से बाहर निकलना है, फिर अपनी प्रतिभा को पहचान पाइएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इतिहास में प्राग इतिहास काल क्या होता है। तो प्राग इतिहास काल को हम बोलते हैं पाषाण काल, इसलिए बोलते हैं, तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है जी, देखिए इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। इस पाषाण काल को 3 नहीं 4 भागों में, पहले आप 3 पहले समझिए, 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नौ पाषाण काल, और नौ पाषाण काल, और नौ पाषाण काल। ठीक है जी, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है बाबू, 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, फिर से सुनिए। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है जी, 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। अब याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए
चलिए चलिए ठीक है जी। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल याद रहेगा। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, फिर से बोलिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए ये पूरा पाषाण काल आपका कब से कब तक चला था, तो ये 20 लाख ईसा पूर्व, कौन जी, ईसा पूर्व से लेकर आपका 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है जी, 12,000। देखिए ऐसे पूरा पाषाण काल का कोई एक फिक्स डेट नहीं है, अनुमान हर एक किताब में अलग अलग लिखा गया है, तो हम 20 लाख ईसा पूर्व से लेके चलते हैं। यानी कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला था, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का मतलब समझ रहे हैं बाबू, ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख साल पहले की बात हो रही है। और कब से कब तक चला था, तो 20 से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक की पाषाण काल का समय था। ठीक है जी। उसके बाद मध्य पाषाण काल आपका चला 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। बात क्लियर, 10,000 ईसा पूर्व तक। इतना समझ में आ रहा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए 10,000 ईसा पूर्व, और ये चला था आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक, 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला था बबुआ, तो 20,000 ईसा पूर्व से लेकर 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। अच्छा, डेट कोई फिक्स नहीं है, किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ है। ठीक है। बाकी अनुमान इतना माना गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक था, तो 20 लाख से लेकर 12,000 तक। यानी कि एक चीज यहां से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, प्रश्न क्या बनता है कि इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कालखंड कौन था, तो पूरा पाषाण काल था बाबू। क्या था जी, पूरा पाषाण काल। और देख रहे हो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 तक चला है। ऐसा 12,000 कितना घुस जाएगा 20 लाख में जी, यानी कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला कालखंड पूरा पाषाण काल। समझ में आया, नहीं आया, फिर से सुनिए। पूरा पाषाण काल सबसे लंबे समय तक चलने वाला कालखंड था जी, सबसे लंबे समय तक चला था। अब पूरा पाषाण काल में लोग कैसे रहते थे ये आपको हम बताएंगे। पहले डेट याद रखिएगा कि 20 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक, ये 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 तक, ये 10 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात, पाषाण काल कब से कितना पाषाण काल कितने भागों में बटा हुआ जी, 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। याद हुआ, फिर से बोलिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व। बहुत छोटी चीज है, 2-3 बड़ा पढ़िएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि इतिहास में सबसे लंबा समय तक चलने वाला कालखंड पूरा पाषाण काल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए।